हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ आज के एक और सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, टारगेट RES यानी आपको राजस्थान एजुकेशन सर्विस का राजपत्रित अधिकारी बनना है। तो कॉमर्स लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट के 340 पोस्टों का विज्ञापन जारी हो चुका है और उसके ऑनलाइन फॉर्म है वो भी भरने स्टार्ट हो गए हैं। जिन साथियों ने अभी तक नहीं भरा है, फटाफट अपना फॉर्म भर दें और अपनी तैयारियों में लग जाएं, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। और ये काफ़ी समय से सरकार है वो इस बात पर डटी हुई थी कि जो भर्तियां आज से एक साल पहले आ जानी चाहिए थी उसमें पहले ही वो एक साल विलंब हो चुकी है। इसलिए लगभग अप्रैल मई तक में भी पॉसिबल है कि उसकी एग्ज़ाम है वो स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम है वो करवा सकती है, क्योंकि साथ ही जो आपका निर्देशालय है RPSC है उसकी तरफ से DPC की प्रोसेस भी चालू है। तो जो DPC यानी जो सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले वाइस प्रिंसिपल बन जाएंगे तो वहाँ पर टीचिंग स्टाफ की कमी रहेगी। तो प्रयास ये रहेगा सरकार का कि ये 2200 प्लस जो लेक्चरर है इनकी पोस्टिंग है वो यथाशीघ्र उनके द्वारा दी जाए। तो इसलिए तैयारियों में लग जाए और उस तैयारियों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं हम। और उसी श्रृंखला में अपन लेके आए आज का एक और शानदार सेशन। पिछले सेशन में अपन ने चर्चा की थी कि किस तरीके से आपके जो डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं, आपके जो बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, बिल्स पेबल क्या होते हैं, और साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, उन तमाम टॉपिक पर अपन ने चर्चा की थी। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण जो टेक्निकल शब्द है जो आपके अकाउंटेंसी का आधार है उन पे अपन और चर्चा करेंगे और साथ में देखेंगे कि क्या दोहरा लेखा प्रणाली होती है, क्योंकि इसके प्रकार तो अपन ने देख लिए थे लेखांकन के, जिसमें आपकी इकारा लेखा प्रणाली थी, आपकी दोहरा लेखा प्रणाली थी और साथ में जो महाजनी बही खाता पद्धति है उस पर भी अपन ने चर्चा की थी। तो एक और सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे कुछ इंफॉर्मेटिव चीज जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, स्टार्ट करें आज के सेशन को। तो आज के सेशन में सबसे पहले आ रही है आपकी आयगत प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। ये अपन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयगत प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, है ना। ये क्या होती है आयगत प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, उन पर अपन चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो ये माना जाता है कि आयगत प्राप्तियां वो होती हैं जो आपके P&L के क्रेडिट साइड या बाई साइड जो दिखाई जाती है वो आपकी आयगत प्राप्तियां होती हैं, और पूंजीगत प्राप्तियां वो होती हैं जो आपके बैलेंस शीट में शो होती हैं। पूंजीगत मतलब लंबे समय तक, है ना, एक संपत्ति के रूप में काम करेगी, और आयगत का मतलब है एक वित्तीय वर्ष से रिलेटेड। अब इनके बारे में क्या है थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। साथ में आयगत की जो प्राप्तियां हैं वो बार बार होती रहती है ना, आवर्तिक होती है, जबकि जो पूंजीगत होती हैं वो एक बार ही प्राप्त होती हैं। तो इन पे अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं, ये सारी चीज़ आप जानते हैं, मेरे से ज़्यादा आप विद्वान हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपना जो धर्म समझते हुए कि भाई मेरे पास जो मैटर है वो अपने साथियों को डिलीवर किया जाए। क्योंकि जब मैं भी इस फर्स्ट ग्रेड में लगा था तो मेरे को भी बहुत से साथियों का सहयोग मिला था, तब जाके ये मंजिल मिली थी। तो मेरा भी यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को ये जो मेरे पास जो भी मटेरियल है वो पहुंचे और वो अपनी तैयारी करे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या आयगत प्राप्तियों से तात्पर्य उन प्राप्तियों से है जो नियमित अथवा आवर्तक यानी रिकरिंग लगातार प्रकृति की होती है। आवर्तक और नियमित मतलब बार बार आती रहती है वो, है ना। जैसे पूंजी पर ब्याज है तो जैसे मंथली है तो महीने से आएगा, 3 महीने से तो 3 महीने से, अगर 6 महीने का तो 6 महीने का, यानी बार बार बिजली का बिल है, पानी का बिल है, ये खर्चा हो गया। प्राप्तियों में कमीशन है, इस तरीके से जो माना जाता है वो आवर्तक होता है। आयगत प्राप्तियों से तात्पर्य उन प्राप्तियों से जो नियमित अथवा आवर्तक प्रकृति के होते हैं, फिर वे किसी भी स्रोत से प्राप्त होती हो, चाहे उनका स्रोत कुछ भी हो वो अपने को प्राप्त हो रही है। वस्तु और सेवाओं के विक्रय से प्राप्तियों, किरायों की प्राप्ति, क्रय पर कमीशन
उधार पर ब्याज की प्राप्ति आदि को आयगत प्राप्तियां माना जाता है ना। वस्तु और सेवाओं के विक्रय से कोई प्राप्ति होती है, कोई वस्तु बेचते हैं कोई, है ना, या कोई सेवा है तो उसके बदले में कोई प्राप्ति है। किराए की प्राप्ति है, क्रय पर कोई कमीशन अपने को मिल रहा है, उधार पर अपने को ब्याज मिल रहा है, ये सारी की सारी आयगत प्राप्तियों में मानी जाती है। ठीक है, ये प्राप्तियां व्यवसाय के संचालन के दौरान सामान्य रूप से प्राप्त होती रहती है, यानी लगातार ये प्राप्त होती रहती है, रुकती नहीं है। ये नहीं है कि स्टॉप हो गई, एक बार प्राप्त होने के बाद ये दोबारा प्राप्त नहीं होती है, ये आवर्तक है, बार बार लगातार ये प्राप्त होती रहती है। क्लियर है? ओके, इसके बाद देखते हैं और क्या है। फिर इसी का दूसरा बात है पूंजीगत प्राप्तियां, है ना। ये वे होती हैं, है ना, वे होती हैं जो न तो नियमित रूप से प्राप्त होती है और न ही आवर्तक होती हैं। यानी नियमित का मतलब क्या, रेगुलर, कंटिन्यू, बार बार ये प्राप्त नहीं होती है ना, और न ही आवर्तक है। आवर्तक मतलब रिकरिंग, बार घूम के आना, है ना। ऐसी प्राप्तियां प्राय स्थायी संपत्तियों की विक्रय से प्राप्त होती है। जैसे अपन ने कोई संपत्ति बेच दी, अपना प्लांट बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, मशीन बेच दी, तो वहां से ये प्राप्त होती है। जिनका सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों से कोई संबंध नहीं होता है ना, जिनका सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों से कोई संबंध नहीं होता है। पूंजीगत प्राप्तियां प्राय बड़ी रकम की होती है। जैसे मान लो एक संपत्ति को बेचा, मशीन को बेच दिया, प्लांट को बेच दिया, फर्नीचर को बेच दिया, है ना, इनसे राशि प्राप्त होगी तो बड़ी रकम प्राप्त होगी, है ना। जबकि आयगत में क्या है, जैसे अभी आपने आयगत देखा था भाई, किराए पर कोई कमीशन है तो 1000, 2000, 5000 होता है ना। कोई किराया है तो ये इतना ही आता है ना। कोई ब्याज है तो ये छोटी अमाउंट होगी आयगत में। जबकि पूंजीगत में होगी ना, वो बड़ी बड़ी होगी, है ना, और कभी कभार ही प्राप्त होती है, यानी रोजाना ये प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इसको क्या नहीं मानते, ये नियमित नहीं होती है। ठीक है, क्या नहीं होती है, नियमित नहीं होती है, और ये कभी कभार होती है और संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होती है। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति समझ गए। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट है आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय। ये विपरीत हो गया, है ना। अब आयगत व्यय है, ये P&L के टू साइड या डेबिट में दिखाया जाएगा, और पूंजीगत व्यय है, ये बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। मुख्य रूप से इसमें होते क्या है वो अपन देख लेते हैं। आयगत व्यय, है ना, सामान्य रूप से व्यवसाय संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार के व्ययों से व्यवसाय संचालन की क्षमता नहीं बढ़ती है ना। व्यवसाय संचालन में सहायता करते हैं, इससे व्यवसाय संचालन की जो क्षमता वो नहीं बढ़ती है, सिर्फ सहयोग करेंगे। व्यवसाय चल रहा है उसमें अपना सहयोग देते हैं, लेकिन इसका संचालन में इसमें क्षमता नहीं बढ़ेगी, है ना। जबकि पूंजीगत व्यय में क्या होता है कि वे होते हैं जो प्राय कभी कभी होते हैं, बड़ी रकम के होते हैं। ऐसे व्यय से व्यवसाय की संचालन क्षमता में वृद्धि होती है ना। जैसे प्लांट खरीद लिया, कोई मशीन खरीद ली, है ना, कोई फर्नीचर खरीद लिया, कोई बिल्डिंग खरीद ली, तो वहां पर व्यवसाय की जो क्षमता उसमें बढ़ती है। आयगत व्ययों को लाभ हानि खाते में नाम, है ना, नाम, है ना, नाम को कौन से कहता है, डेबिट, नाम यानी डेबिट में लिखते हैं। जबकि पूंजीगत व्यय से स्थायी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करते हैं, है ना। आयगत व्ययों को लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में डेबिट में लिखते हैं, जबकि जो पूंजीगत व्यय होते हैं वो स्थायी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करते हैं, इसलिए ये बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक मशीनरी थी, एक मशीन और आ गई तो अपनी पूंजी बढ़ गई ना, स्थायी संपत्ति बढ़ गई, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपके पूंजीगत व्यय होते हैं वो लाभ हानि, क्योंकि खर्चा है तो ये लाभ हानि खाते यानी P&L अकाउंट के टू साइड यानी डेबिट साइड में इनको दिखाया जाता है। तो दोनों ही ये पॉइंट महत्वपूर्ण आपके, आयगत प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, और आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय, है ना। इसमें से प्रश्न है वो परीक्षा में बन सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, क्लियर है। आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों पॉइंट समझ गए आप अच्छी तरीके से, दोनों क्लियर है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में अगर कुछ पूछा जाता है तो वो होता है आपका एग्जाम्पल, है ना। परीक्षा में परिभाषा से पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा आयगत है, कौन सा पूंजीगत है ना, कौन सा आयगत आय है, कौन सी पूंजीगत आय है ना। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो आयगत व्यय में जैसे मजदूरी और वेतन है, कार्यालय के खर्चे हैं, बिजली है, पानी का खर्चा, यात्रा व्यय है,
विज्ञापन और वितरण के व्यय है वो आपके आयगत व्यय। कुल मिला के आप डायरेक्ट ध्यान में रखना चाहते हैं तो ये रख लो कि पी&एल साइड के टू साइड में, पी&एल के अकाउंट के टू साइड में जो मध्य आएंगे, जो अप्रत्यक्ष खर्चे आएंगे वो आपके आयगत व्यय होंगे, और पी&एल के क्रेडिट साइड यानी बाई साइड में जो आएंगे वो आपकी आयगत आय होगी। ठीक है। पूंजीगत व्यय कौन से होंगे? जो आपके बैलेंस शीट में होंगे, जो कभी कभार होते हैं। और पूंजीगत आय कौन सी होगी? जो आपकी बैलेंस शीट में होगी, असेट साइड में होगी, जो कभी कभार होती है। ठीक है। ठीक है, ये हो गए। अब इसमें आता है आपका पूंजीगत व्यय। ये स्थायी संपत्तियों का क्रय, मरम्मत पर हुए असाधारण जो खर्चे हैं उनसे रिलेटेड है ना। संपत्तियों का कोई क्रय हो गया और मरम्मत पर कोई असाधारण कोई खर्चा होता है, उनसे रिलेटेड आपके पूंजीगत व्यय माने जाते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ गए आप। बढ़े आगे। आगे एक और पॉइंट आता है स्थगित आयगत व्यय, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज, है ना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज कौन से होते हैं, है ना। देखो ये कौन से होते हैं? ऐसे ही व्ययों में आयगत व्यय भी होते हैं। इसमें कुछ आयगत होते हैं और कुछ पूंजीगत होते हैं। इनमें से कुछ व्ययों का लाभ व्यवसाय को एक से अधिक वर्षों तक मिलने की संभावना होती है। ऐसे व्ययों को एक ही वर्ष में लाभ हानि खाते में लिखकर अपलिखित नहीं किया जा सकता, वर्ण संभावित आगे के वर्षों में धीरे धीरे अपलिखित किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अपन ने विज्ञापन पे खर्च किया, विज्ञापन पे अपन ने खर्च किया, मान लो 1 लाख रुपए खर्च किया, और ये विज्ञापन 5 वर्ष तक दिखाया जाएगा, तो साल के कितने हुए? 20,000 रुपए हुए, है ना। साल के कितने? 20,000 हुए। तो ये 20,000 है वो तो आपके कौन से हो गए? आयगत। और जो आपके 80,000 बच गए वो आपके कौन से हो गए? पूंजीगत। इनमें 20,000 रुपए प्रत्येक वर्ष है वो आपको लाभ हानि खाते से अपलिखित करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके स्थगित आयगत व्यय है ना। इनका लाभ है वो अगले 5 वर्ष तक मिलता है, जितनी जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। विज्ञापन एक उदाहरण है ना। बाकी ये देख लेते हैं कि इसका जो लाभ हानि खाते में जिस वर्ष से रिलेटेड होगा उसी वर्ष का वहां पे अपलिखित करना। अगर ज्यादा कर देंगे तो वहां पर समस्याएं वो क्रिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि उससे लाभ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसका लाभ मिलेगा आगे तक और अपन ने लाभ कम कर दिया इस साल ही, तो वहां पर ये समस्याएं आ सकती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि स्थगित आयगत वे होते हैं जिनका लाभ है वो 1 से अधिक वर्ष तक मिलने की संभावना होती है, लेकिन आपके लाभ हानि खाता जो पी&एल अकाउंट है उसमें आपको 1 वर्ष तक ही दिखाना होता है। ओके है, बढ़े आगे। आगे देखिए, अब देखो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है आपकी दोहरा लेखा पद्धति यानी डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटेंसी में, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी सारी प्रविष्टियां वो की जानी होती है ना। वैसे तो अपन ने इस पर थोड़ी बहुत चर्चा कर ली है, फिर भी कर लेते हैं भाई। लेखांकन की ये महत्वपूर्ण प्रणाली है, विश्व स्तरीय प्रणाली है ना, और साथ में विश्वसनीय लेखा प्रणाली भी है। ठीक है, ये जानते हैं। प्रत्येक व्यापार के लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, ये भी इसमें सही है कि भाई 2 पक्ष होते हैं। एक को अपन नाम यानी डेबिट पक्ष लिखा जाता है और दूसरे को जमा यानी क्रेडिट पक्ष है वो दिखाया जाता है। ये जो प्रविष्टि है या जो प्रणाली है दोहरा लेखा पद्धति, ये कहती है कोई भी सौदा होगा उसके कम से कम 2 पक्ष होंगे, है ना। जब हम माल बेचेंगे तो कोई खरीदेगा, जब अपन खरीदेंगे तो कोई बेचेगा, जब अपन किराए का भुगतान करेंगे तो कोई प्राप्त करेगा, है ना। इस तरीके से इसकी अवधारणा क्या है कि प्रत्येक लेन देन के कम से कम 2 पक्ष होते हैं। 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एक नहीं हो सकता। 3 पक्ष हो सकते हैं, है ना, लेकिन एक पक्ष नहीं हो सकता, है ना। इसलिए इस प्रणाली में दोनों ही पक्षों का लेखा है वो खातों में किया जाता है, और इसी कारण इसे दोहरा लेखा पद्धति कहा जाता है। इसे क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम है वो कहा जाता है। इटली के जो वेनिस शहर है, इटली का जो वेनिस शहर है वहां पर इसकी शुरुआत मानी जाती है, और इसीलिए यह माना जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली का उद्भव सन 1494 में, है ना। सन 1494 में इटली के वेनिस शहर के जो लुकास पेसियोली थे, इटली के वेनिस शहर के जो लुकास पेसियोली थे, उसने एक अपनी पुस्तक लिखी थी और उसके माध्यम से इस अवधारणा को विश्व के सामने रखा था। कब?
1494। किसने लिखा? इटली के वेनिस शहर के रहने वाला था लुकास पेसियोली, उसने ये सबसे पहले लिखी। और उस पुस्तक का क्या नाम था? पुस्तक का नाम था सुमा द अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रीपोस्टिनेट टू प्रीप्यूचिनेटिका, ये इसका नाम था। किसका? उस बुक का। ये कह रहा है ना, एक बुक के माध्यम से, अपनी पुस्तक के माध्यम से विश्व के समक्ष ये प्रणाली प्रस्तुत की थी 1494 में, और उस पुस्तक का नाम था ये। ठीक है, ये पुस्तक वैसे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना कम है, फिर भी अपने को जो अपना बेसिक नॉलेज है वो बढ़ाने के लिए आप इस बुक्स को ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो इस लेखांकन प्रणाली में और क्या क्या है कि भाई ये जो लेखा प्रणाली है उसका व्यवहारों का लेखा, दोहरा लेखा प्रणाली के जो सर्वमान्य सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत और नियम है, उसके अनुसार ही किया जाता है। आपने देखा होगा कि इकहरा लेखा प्रणाली में एंट्रियों करने का सिस्टम है एक अपना तरीका, उसमें सिर्फ रोकड़ बही और व्यक्तिगत खाते ही खोले जाते हैं, जबकि इसमें व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र तीनों खाते हैं खोले जाते हैं। उनकी चर्चा आगे अपन करेंगे। अभी तो अपन सिर्फ दोहरा लेखा प्रणाली का थोड़ा सा जो गुणगान है वो देख लेते हैं, है ना। तो इसमें निश्चित नियम, सिद्धांत, परंपरा होती है, उनका पालन किया जाता है, और इसी कारण ये आपकी सुव्यवस्थित है, संपूर्ण है, विश्वसनीय है, वैज्ञानिक है, मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रणाली है। इतने इसके गुण हो गए कि भाई ये सुव्यवस्थित भी है, संपूर्ण भी है, विश्वसनीय भी है, वैज्ञानिक और मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रणाली है। और इसी प्रणाली में रखी गई लेखा पुस्तकें न्यायालय में आप साक्ष्य के रूप में प्राप्त कर सकते हो या मान्यता के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो, और साथ में इनको कोर्ट से मान्यता प्राप्त भी है। तो हो गए ना महत्वपूर्ण, है ना। जो आपकी डबल एंट्री सिस्टम है उसके इतने गुण हो गए, ये इतनी खास हो गई, ये अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, बढ़े आगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण सारांश के रूप में अपन ध्यान रख सकते हैं कि प्रत्येक व्यवसायिक लेन देनों के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है, लेखा पुस्तकों में किया जाता है। एक पक्ष में नाम और दूसरे में जमा होता है। ठीक है, ओके। इस प्रणाली में सभी प्रकार के खातों, जिसमें आपके व्यक्तिगत खाते, जिसको अपन पर्सनल अकाउंट कहते हैं, जिसमें आपके वास्तविक खाते जिन्हें रियल अकाउंट कहते हैं, और 3 नंबर होते हैं नाम मात्र खाते जिन्हें नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, ये खोले जाते हैं और उनमें लेखा किया जाता है। तो खाते के मुख्य रूप से कितने प्रकार हो गए? ये आपके 3 प्रकार हो गए। व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट, और नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट है। ये खोले जाते हैं और इनकी प्रविष्टि भी की जाती है। ठीक है, ओके, समझ गए। बढ़े आगे। ये सारी चीज पढ़ी हुई है आपकी, बस फटाफट एक्सप्लेन कर रहे हैं। बढ़े आगे। अब देखो ये पॉइंट बनता है कि व्यवसायिक लेन देनों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें जितने भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, और लास्ट में इसमें जो ट्रायल बैलेंस बनाकर लेखों की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। तो लास्ट में इसमें ट्रायल बैलेंस है वो भी तैयार की जाती है, जबकि इकहरा लेखा प्रणाली और महाजनी बही खाता पद्धति में ऐसे कोई खाते हैं वो नहीं रखे जाते हैं। इसलिए ये और ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि इसमें गणितीय शुद्धता की भी जांच की जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या कि तलपट बनाने के पश्चात संपूर्ण लेखा वर्ष के लिए सही और उचित लाभ और हानि की गणना की जाती है ना। सही और उचित लाभ और हानि की गणना की जाती है। इस हेतु व्यापारिक और लाभ हानि खाता बनाया जाता है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाया जाता है। यानी लाभ जानने के लिए, है ना, और आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए आपका स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट है वो बनाए जाते हैं। और ये सब क्या कहलाते हैं? आपके फाइनल अकाउंट यानी अंतिम खाते कहलाते हैं। इन्हें अंतिम खाते भी कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आपके फाइनल अकाउंट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं, है ना। और पॉइंट क्या है कि अंतिम खाते बनाते समय सभी आवश्यक समायोजन भी किए जाते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रियां हैं वो की जाती है, उन पे भी अपन को चर्चा करनी है क्योंकि ये टॉपिक में आपके फाइनल अकाउंट और एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट ये टॉपिक में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अंतिम खाते बनाते समय अपन को क्या करनी है, जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो भी करनी है। और इसीलिए यह प्रणाली सारे विश्व में मान्यता प्राप्त एक स्तरीय और विश्वसनीय लेखा प्रणाली के रूप में मानी जाती है। एक स्तरीय यानी एक लेवल पे, सब पे यही चलती है ना।
अलग अलग नहीं, सबका एक और रूल एंड रेगुलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग चलती है। और साथ में ये विश्वसनीय प्रणाली भी मानी जाती है, क्योंकि विश्वसनीय इसलिए होगी क्योंकि ये क्या है, सुव्यवस्थित है ना, इसका रिकॉर्ड सही है, इसमें बहुत सारे खाते तैयार किए जाते हैं, ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, पूर्ण रूप से संतुलित है, इसलिए इसका महत्व है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है भाई, महत्व है, क्लियरिटी है ना, सब कुछ क्लियर है, तो क्लियरिटी एकदम विजन के साथ इसमें शो हो रही है। ठीक है, आगे देखें, आगे देखो और क्या है कि यह प्रणाली सभी प्रकार के व्यवसायों, जिसमें आपके छोटे व्यवसायी, मध्यम और बड़े, सबके लिए ये उपयोगी है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक प्रणाली है, इसमें प्राय अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। ये अपना थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि आपने देखा होगा अपनी 11वीं और 12वीं की जो बुक्स है, जो एनसीईआरटी के सिलेबस पे है, उसने पूरा का पूरा जो इंग्लिश मीडियम का जो मैटर था उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये थोड़ी सी अपने को समस्या है। लेकिन आगे आप बीकॉम करते हो, एमकॉम करते हो, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी, जो थ्योरेटिकल चीज़ है वो आपको हिंदी मीडियम में होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें वो इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी, इसलिए इसको कहा जाता है इसमें प्राय अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है। और अंग्रेजी भाषा इसके लिए क्योंकि अपन ने अंग्रेजी में पढ़ी है तो वो थोड़ी सी इजी लगती है, बाकी हिंदी में कई शब्द ऐसे क्लिष्ट शब्द है जो अपने को समझ में नहीं आते हैं, तो फिर भी ये एक यहाँ नहीं हो सकता, बाकी अंग्रेजी भाषा में प्रयोग होती है। ठीक है, आज के कंप्यूटर युग में इस प्रणाली में कंप्यूटरों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिसमें आपका जो टेली सॉफ्टवेयर है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जिसके आधार पर इसमें लेखांकन कार्य वो त्वरित, त्रुटि रहित, मितव्ययी और तुरंत सूचित किया जाना संभव होता जा रहा है। तो ये जब नई नई टेक्नोलॉजी आई है उसी की वजह से इतना सुधार हुआ है। ठीक है, आगे आगे क्या है कि इस प्रणाली में मुख्य रूप से 3 लेखा पुस्तकें, जिसमें आपकी जर्नल है, रोकड़ बही है और खाता बही है ना। आपकी जर्नल है, कैश बुक है और लेजर बुक है ना, ये रखी जाती है। लेन देनों की संख्या और आवश्यकता के अनुसार कुछ सहायक पुस्तकें, जिसमें आपकी क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही आदि इसमें रखी जाती है। ठीक है, कैश तो होगी, जर्नल ये तो होगी रोकड़ बही, बाकी ये सहायक बहिया भी इसमें रखी जाती है। और सहायक बहियों के माध्यम से अलग 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 जो भी खाते हैं वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्ट में अपन पुस्तपालन जो आपकी बुक कीपिंग होती है उसमें एंट्री करते हैं और उसके सहायता से अपन लेखांकन तक पहुंचते हैं, और उसमें आपके लेखांकन से पहले आपके जितने भी जो सहायक बहियां हैं वो तैयार की जाती हैं। ठीक है, ओके है, ओके, सारी बात ओके है ना, समझ गए मेरी बात। तो ये आज का जो अपना जो सेशन था उसमें मुख्य रूप से अपन ने किन पॉइंट पे चर्चा की है, एक तो आपके आयगत और पूंजीगत, जिसमें आयगत आय और पूंजीगत आय है ना, उसी तरीके से आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो दोहरा लेखा प्रणाली है, जिसका जो जन्म जाता है वो लुकास पेसियोली, जिसने 1494 में इटली के वेनिस शहर से वो रहने वाला था, और उसने अपनी पुस्तक थी उसके माध्यम से दोहरा लेखा प्रणाली का उन्होंने जन्म दिया, और उसी से उन्होंने बताया कि कोई भी सौदा होता उसके कम से कम 2 पक्ष होते हैं। तो ये अपन ने आज के इस पॉइंट्स में चर्चा की है। दोहरा लेखा प्रणाली वो विश्वसनीय है, पूर्ण वैज्ञानिक है, इसलिए उनको मानते हैं। न्यायालय में एक साक्ष्य के रूप में भी उसके जो डॉक्यूमेंट है वो काम में लिए जा सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखने। आप बताओ, देखिए आज के सेशन में आपको क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ नहीं आया, बताओ कैसी लगी आज की क्लास। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है, ताकि हम मोटिवेट होकर और ज़्यादा बेहतर मटेरियल वो आपको उपलब्ध करवा सकें, क्योंकि अभी तो 11वीं 12वीं का ही है, यूजी का पीजी का कितना मैटर बाकी है वो कंप्लीट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, ऐसा अपना विश्वास है। आप और हम जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य वो उज्जवल होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।